हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम क्लास 6 का तीसरा लेसन साइंस है वो पढ़ाना है। आपको पहला दूसरा हो गया है, तीसरा आप लोगों को पढ़ाना है। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। और वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, कंप्लीट। अगर नहीं देखेंगे तो आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं मानी जाएगी। तो है आपका तीसरा लेसन है तंतु से वस्त्र तक, क्लास 6 हिंदी मीडियम। पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वह दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लेष नहीं कि कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी कि बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी कि डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? ये कपड़े अलग अलग प्रकार के आते हैं। सूती आता है, रेशमी भी आते हैं, ऊनी भी आते हैं। अब है वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1, आपने अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागे को धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। मतलब धागा बहुत सारे होते हैं, जब धागे को मिलाया जाता है तो कपड़े का निर्माण होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। ये तागे किससे बनते हैं? अब है तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े में से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है? विखंडित मतलब अलग हो गया। पतली लड़ियाँ मतलब पतला पतला, जब तागा अलग होता है तो पतला पतला निकलता है। सुई में तागे को पिरोने यानी कि डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसे ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब जो पतली पतली लड़ी बाहर निकालेंगे वो भी और भी पतली पतली लड़ियों से मिलकर एक पतली लड़ी का निर्माण होता है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। यह तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप मतलब पौधा। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है।
रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट वस्तुओं के कुछ उदाहरण, मतलब जो ना पादपों से मिले यानी कि पौधों से, ना जानवरों से मिले, उनको संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। आगे देखते हैं अभी। अब उसके बाद है 3.3 कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। पृथक करना मतलब अलग करना। और इसके किनारे को ध्यान से देखिए, आपने क्या प्रेक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती है। तंतु जैसे पहले बताया गया, एक रेशा होता है, वो रेशे का निर्माण छोटे छोटे रेशों से होता है जिनको हम तंतु बोलते हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली मिट्टी तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौल कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी कि रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो, मतलब वाइट, इतना सफ़ेद रहता है जैसे बर्फ गिर रही हो। साधारणतः इन कपास वालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन मतलब हाथों से। इनके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद है जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 है। क्या करना है? एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। मतलब इसे खींचते रहना, घुमाते रहना, खींचते रहना। क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। बृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागों से वस्त्र कैसे बनता है देखते हैं। तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनके 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। अब पहले नंबर पे है बुनाई। तो देखते हैं बुनाई क्या होता है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र के तागों के 2 सेटों
जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों से को बुनने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 5 है, भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे शीट के काटवों से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है, मतलब आपका कपड़ा तैयार हो गया। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हाथ से प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत पर, मतलब या तो हाथ से चलते हैं तो बिजली से चलते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई क्या है? क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है, मतलब धागा खींचकर लगातार वो निकलता रहता है तथा वस्त्र उधरता रहता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्तुओं से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। इसके बाद है आप लोगों का 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? मतलब बहुत समय पहले। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म यानी कि चमड़ी और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। किसी समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ यानी कि टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों से बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे आप लोगों का है क्वेश्चन आंसर अभ्यास में। पहला है निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन क्या है, ऊन क्या है, ठीक है। तो प्रकृति मतलब जो प्रकृति द्वारा जो पेड़ों से मिले या जंतुओं से मिले, है ना। तो जैसे नायलॉन है, ऊन है, रुई है, रेशम है, पॉलिएस्टर, पटसन, जैसे पीछे आपके चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। जैसे रुई दिया गया है तो रुई हमें पादपों से मिलता है, मतलब प्राकृतिक है। तो ऐसे आपके सामने लिख के उनके सामने कहाँ से मिलते हैं वो ऐसे लिखना है, ये प्राकृतिक है या फिर संश्लिष्ट है। दूसरा सत्य सत्य लिखना है, ठीक है। तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यानी कि फिल इन द ब्लैंक है। और उसके बाद 4, 5, 6 ये आपका 3 क्वेश्चन आंसर है। रुई तथा जूट पादपों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? पहला है
दूसरा है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए, और लास्ट वाला है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये आप सभी लोगों को करना है, बहुत बड़ा नहीं है, सब छोटा छोटा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर ये भी कर दीजिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।